एक खूबसूरत लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का एक आदत थी। वो रोज अपना नया वीडियो बनाती थी, नए फोटो अपलोड करती थी और रोज फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया करती थी। रोज उसी का यही काम था। उसका चेहरा तो वैसे बहुत खूबसूरत था ही, और रोज एक नया वीडियो बनाना, एक नया फोटो अपलोड करना, वैसा रोज उनका काम चलता था। जब पूरी दुनिया सो जाती थी तब वह लड़की ऐसे इंसानों को ढूंढती थी जिसे वो बात करे, उनके साथ टाइम पास करे, उनसे चैटिंग करे। जब किसी इंसान उससे बात करता था, कोई लड़का उससे बात करता था, या बातों में उसे दोस्ती कर लिया करती थी। जब दोस्ती आगे बढ़ती थी, उनकी बातें और होती थी, तब वह लड़की उस लड़के से कुछ ना कुछ डिमांड करती थी, या वो लड़का उससे कुछ ना कुछ डिमांड करता था। जब लड़का उस लड़की से कुछ ना कुछ डिमांड करता था, या कहता था कि तुम्हारा चेहरा तो खूबसूरत है, तुम खूबसूरती में किसी से कम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जिस्म देखने को मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। तब वह लड़की उसी चीज के लिए भी राजी हो जाती, और वो कहती कि अगर और कुछ तुमको फेस के अलावा कुछ भी देखना है तो उस चीज के लिए तुमको कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसका तुमको पैसा देना पड़ेगा। अगर सामने वाला लड़का उस चीज के लिए राजी हो जाता तो वो लड़की वो भी दिखाने को तैयार थी, वो भी चीजें दिखा दिया करती थी। जब उस लड़की की किसी लड़के से पैसे की डिमांड जो उस लड़के ने की थी, अगर वो लड़का पूरी कर देता था तो वो लड़की उसका जिस्म का हिस्सा दिखा दिया करती थी। लेकिन अगर किसी कोई लड़का अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं करता तो फिर किसी नए लड़के की तलाश में निकल जाती थी, फिर किसी नए लड़के को ढूंढना चालू कर देती थी। वैसे ही उसका समय निकलता जा रहा था, 1 साल 2 साल ऐसे ही उसका सोशल मीडिया पर यही काम चालू था, और ऐसे करते करते उसने कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए बना लिए थे। और वो अपने दोस्तों से कहती थी कि मैं तब तक पैसा कमाऊंगी, उतना अमीर बनूंगी कि जब महंगी से महंगी चीज सस्ती नहीं लगे और महंगी से महंगी चीज मेरे पास नहीं हो, तब तक मैं पैसा कमाऊंगी। अब उस लड़की के अमीर बनने के चाह में एक लड़के का कत्ल हो जाता है। कत्ल भी वैसा, उसमें लड़का भी उतना ही गुनहगार था जितना लड़की थी, क्योंकि वो लड़का अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा अमीर आदमी बताता था, बहुत बड़ा पैसे वाला बताता था, करोड़पति बताता था। जब वह उस लड़के का कत्ल हो जाता है तब सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी की या पत्रकारों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जब ये उस घटना का चारों तरफ मालूम पड़ता है, तब लोग सन रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। और तब इस करोड़पति लड़की की एक राज खुलता है, करोड़पति लड़की का सबको मालूम पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, राजस्थान के जयपुर जिले की है। और जयपुर में भी एक कॉलोनी है, गांधीनगर कॉलोनी, वहां की सच्ची घटना है। एक शख्स जिसका नाम सोशल मीडिया पे वीरान कोहली होता है, और उसका सोशल मीडिया पे वो वीरान कोहली के नाम से ही जाना जाता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है उसकी वीरान कोहली के नाम से ही होती है, लेकिन उसका घर परिवार में नाम अलग होता है, उसके घर रिश्तेदार में सब कुछ नाम अलग होता है। और जो घर परिवार में जिसका नाम होता है वो नाम होता है उसका दुष्यंत शर्मा। वो अपना सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत अमीर बताता है, बहुत पैसे वाला बताता है, बहुत रईस बताता है। एक दिन 2 मई 2018 की बात है, दुष्यंत शर्मा अपने घर जा रहा था, जॉब से छुट्टी हो रखी थी उसकी, वो घर जा रहा था। तभी एक लड़की का उसके पास मैसेज आता है और बाबू से चैटिंग चालू हो जाती है। वो बस में अपने घर जा रहा था, तभी उस दोनों के बीच में चैटिंग चालू होती है। वह लड़की उसको कहती है कि रोज तुम मेरे को ऑनलाइन देखा है, आज तक तुमने मेरे को ऑनलाइन देखा है, क्या ऑफलाइन देखना चाहोगे? आज मैं घर पे अकेली हूँ, तुम आ जाओ, और जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा जी करे, वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। तब वह लड़का मन ही मन बहुत खुश होता है, और उसको जो घर 5 किलोमीटर की दूरी पे था, अभी वो वही घर उसको 50 किलोमीटर की दूरी पर लगने लग जाता है, क्योंकि उसको उस लड़की से मिलने जाना था। जब वह घर पहुंचता है तो घर पहुंचते अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरे को एक मीटिंग में जाना है, अभी तुरंत
मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपनी पत्नी को भी वही बात बोलता है कि मेरे को एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग आ गई, मेरे को जाना है। तब वह अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा मेरे को एक मीटिंग में जाना है और रात को खाना भी मैं वहीं पे खाऊंगा और थोड़ी देर बाद आधी रात के बाद मैं वापस घर लौट आऊंगा, तो मेरा कोई इंतजार नहीं करे, मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। तब वह अपने पापा से गाड़ी की चाबी लेता है और निकल जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। जब वह लड़का गांधीनगर की कॉलोनी में पहुंचता है और वो कॉलोनी में पहुंच के उस फ्लैट पे जाता है जहाँ पे वो लड़की रहती थी जिससे उसने मिलने के लिए बुलाया था, वो उस फ्लैट के बाहर जाके उस डोरबेल बजाता है, तभी लड़की गेट खोलती है और जब जैसे ही लड़की वो गेट खोलती है, वो लड़का दुष्यंत शर्मा उस लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो लड़की सज धज के उसी के लिए जैसे उसी का इंतजार कर रही थी और सज धज के एकदम रेडी थी। जब लड़का अंदर जाता, दुष्यंत जब उस घर के अंदर जाता है और वो सोफे पे बैठ जाते हैं दोनों और बातें करते हैं। बातें करते करते फिर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बातों ही बातों में उनके एक दूसरे के कपड़े खोलने चालू हो जाते हैं, कपड़े उतरने चालू हो जाते हैं। यानी ये कहें तो ये दोनों अनैतिक संबंध बनाने की तैयारी में थे। तभी लड़की पूछती है कि तुम लगते तो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर हो, पर करते क्या हो, कौन सा जॉब करते हो, क्या करते हो? तब वह लड़का कहता है कि जो भी मैंने तुमको बताया है वो सब झूठ था, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरे माता पिता है। तब वह लड़की कहती है मेरे को उससे कोई भी ऐतराज नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम शादीशुदा भी हो तो मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। तब वह लड़का कहता है कि जितना मैंने सोशल मीडिया पे तुमको अमीर बताया हूँ उतना अमीर मैं हूं नहीं, उतने पैसे वाला हूं नहीं। तब उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरे साथ तूने छल किया, तूने मेरे साथ धोखा किया। जब वह लड़की गुस्सा हो जाती है तब वो उसको कहती है कि तुझे मालूम नहीं है, जो भी अभी हमारे बीच, जो भी इस घर में जो भी हुआ था वो सब ऑन रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो चुका है और इसकी एक ब्लू फिल्म बन चुकी है। तब वो लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तेरे को पिछले 8 महीने से या 10 महीने से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब वो कहती है हकीकत में ये ब्लू फिल्म बन चुकी है, तुम्हारा जो भी हमारे बीच में जो भी हुआ था उस सब का एक वीडियो बन चुका है। तभी एक दूसरे लड़के की वहां पे एक एंट्री होती है जिसका नाम होता है दिशांत कामरा। दिशांत कामरा वैसे मुंबई का रहने वाला था जो कि जयपुर आया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। दुष्यंत शर्मा को जो भी पिछले 2-3 घंटे में जो भी उनके बीच में हुआ था, खाना खाया था, बातें हुई थी, वो और कपड़े जो भी उतारे थे, वो सारा का सारा अभी डेटा उसके पास मोबाइल में था और वो दुष्यंत को दिखा रहा था कि देखो ये सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जब दुष्यंत शर्मा दिशांत कालरा द्वारा बताया गया वीडियो देखता है तब वो हाथ पैर दोनों को जोड़ता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत जगह आ गया हूँ, जो जितना सोच रहे हो मैं उतना अमीर नहीं हूँ। दरअसल दुष्यंत शर्मा जो अब सोशल मीडिया पर विज्ञान कोहली के नाम से बताता था, तो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर आदमी बताता था। हर किसी की जो भी गाड़ी उसकी होती भी नहीं थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने अपने फोटो खिंचाता था और सोशल मीडिया पर डाल देता था। और जो भी बड़ी बिल्डिंग होती थी, जो भी अच्छी बिल्डिंगें होती थी, वो उनके सामने खड़ा रह के फोटो खींचता था और सोशल मीडिया पे डाल देता था और ये कहता था कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। और वैसे ही न जाने कैसे कैसे उसने अमीर होने के बहुत सारे सोशल मीडिया पर फोटो डाल रखे थे। जब उस लड़की को लगता है कि उसके साथ धोखा किया गया, उसके साथ फ्रॉड किया गया, तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है। जब बहुत गुस्सा हो जाती है तब तक उनका एक तीसरा मित्र भी आ जाता है जिसका नाम होता है अक्षय वालिया। अभी ये दोनों उस लड़के को बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं और पीटते हैं और उसको मारते हैं और पीटते हैं और कहते हैं कि 10 लाख रुपए की व्यवस्था अभी के अभी कर, तभी तू यहाँ से जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा नहीं पाएगा। तब लड़का उसको कुछ कहता नहीं, बताता नहीं, वो बोलता नहीं, तब और उसको मारते हैं और पीटते हैं कि तब जब तक 10 लाख रुपए नहीं आएगा तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसके पापा को फोन कराया जाता है। जब दुष्यंत शर्मा अपने पापा रामेश्वर शर्मा को फोन करता है और कहता है पापा मेरे को अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरा किडनैप हो चुका है और मेरे को अगर 10 लाख रुपए अभी के अभी नहीं मिले तो ये लोग मेरे को मार देंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा
रात के 2-3 बजे अभी 10 लाख रुपए अचानक से कहाँ से लाने रहे, उतने जल्दी कहाँ से व्यवस्था होगी। तब वो बेटा अपने बाप से कहता है पापा कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, अगर 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हुई, 10 लाख रुपए इनको नहीं दिया गया तो मेरे को हकीकत में मार दिया जाएगा, तो और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दरअसल वो जो लड़की थी, उस लड़की का नाम था प्रिया सेठ। जैसे तैसे रामेश्वर शर्मा 10 लाख रुपए की जुगाड़ में लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद जब उनको 3 लाख या 3 या 4 लाख रुपए की व्यवस्था होती है, तब वो अपने खाते में, अपने बेटे के खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही उनके बेटे के खाते में मैसेज आता है, पैसे का ट्रांसफर होने का मैसेज आता है, तब प्रिया सेठ और उनके दोनों दोस्त उससे एटीएम ले लेते हैं और उनके पिन कोड भी ले लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा एटीएम हमको दे दो और जो भी तुम्हारा पिन कोड है वो दे दो। तब वो प्रिया सेठ कहती है कि अगर इसको अभी जिंदा छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको अभी हमारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है, तो ये बाहर जाके किसी ना किसी को बता देगा और इसमें हम फंस जाएंगे। तब वे दोनों दिशांत और लक्ष्य वो उसको पहले तकिए से गला घोटने की कोशिश करते हैं। जब लगता है कि तकिए से नहीं मर पाएगा, तब उसके ऊपर किचन में जाता है लक्ष्य और वहां से एक चाकू लेके आता है। चाकू लेके आके उसके गले के ऊपर 15 से 20 वार करता है और तब तक वार करता है जब तक उसकी सांस निकल नहीं जाए, तब तक मर नहीं जाए। जब वह लड़का मर जाता है, उस लड़के का हत्या कर दी जाती है। तब वे लोग कहते हैं कि अभी हमको पैसा तो मिल गया, अभी इसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दी जाए। तब वे एक बैग, बड़ा सा एक बैग लेके आते हैं, उसकी लाश को, उसकी बॉडी को उस बैग में भरते हैं, घर से निकल के जाते हैं वो, और आमेर की पहाड़ियां होती है वहां पे उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है, वहां पे उसको बैग को फेंक दिया जाता है। जब लंबे समय के बाद जब रात से सुबह हो जाती है, तब भी किसी का वापस फोन नहीं आता है, ना ही उसका कुछ अता पता चलता है। तब दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर शर्मा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और साथ ही साथ जो भी अपने बेटे से उस समय बात हुई थी, फिरौती की जो भी मांग हुई थी, वो भी पुलिस वालों को उसके बारे में सब कुछ बताते हैं और तब पुलिस उस केस की छानबीन में लग जाती है। तब आगे, इससे आगे कुछ हो उससे पहले मैं आप इस चीज को बता देना चाहता हूँ कि जो प्रिया सेठ थी वो कहाँ की थी, उसका क्या बैकग्राउंड था। तो उससे पहले मैं आपको उस चीज के बारे में पहले बता देता हूँ। जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने प्रिया शेख बताया था, दरअसल वो राजस्थान के पाली जिले में फालना की रहने वाली थी और उसका पूरा परिवार शिक्षित था। उसके पिता लेक्चरर थे, उसकी माँ एक टीचर थी, शिक्षिका थी और उसके दादा एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, शिक्षित, अच्छी तरह से शिक्षित था और सब नौकरी पेशे वाले थे। जब प्रिया सेठ 10वीं क्लास में थी तो उसको 82% मार्क्स मिले थे। जब वो 12th में थी तब उसको 78 मार्क्स मिले थे। वो पढ़ाई में पहले से ही बहुत होशियार थी। जब वो उसका 12th क्लियर हो गया था, तब उसकी माँ कहती है कि बेटा हम तुमको अभी आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेज रहे हैं और जैसे अभी यहाँ पे 10th और 12th में जैसे मार्क्स आए हैं वैसे ही आगे भी पढ़ाई करते रहना और पढ़ाई में ध्यान देते रहना। और हम परिवार के ये लोग चाहते हैं कि जब तुम वापस घर पे आओ तब ये तुम प्रोफेसर बन के आओ, ना कि तुम और कुछ बन के आओ, प्रोफेसर बन के आओ। हमारी यही इच्छा है, हमारे परिवार की यही इच्छा है और हम सब लोग यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बनो। जब घर परिवार में सब इतने लोग पढ़े लिखे हो, सब गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तब एक परिवार का प्रेशर अलग से ही होता है। लेकिन प्रिया सेठ को ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। प्रिया सेठ को बहुत बड़ा आदमी बनना था, उसको बहुत बड़ा पैसे वाला बनना था, लेकिन उसकी चाहतें अलग थी, उसकी जरूरतें अलग थी। जब वह घर छोड़ के जब जयपुर आ जाती है आगे की पढ़ाई के लिए, तो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के वहां रहती है, लेकिन उसको लगता है कि रिश्तेदारों के वहां रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वो जयपुर जैसी स्थिति में आके घुल मिल चुकी थी, वहां की चकाचौंध से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। तब वह अपना एक अलग से रूम लेती है और वहां पे रहने लग जाती है। जब उसकी जरूरतों का पूरा नहीं होता, जब घर से पैसे आते थे तो उससे जब खर्चा नहीं निकलता है, तब वह सोचती है क्यों ना कोई जॉब कर ली जाए, जिससे साइड बिजनेस भी हो जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे, जिससे जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। तब वह एक दिन अपनी सहेली को कहती है कि मेरे को कोई जॉब दिला दो, कहीं जॉब मिलती है तो मेरे को वो जॉब करनी है।
तब उसकी सहेली एक जगह उसको लेके जाती है और जहाँ उसका इंटरव्यू होता है तो उसको जाके मालूम पड़ता है कि वो दलदल में धंसने वाली है। वहां पे लड़कियां आ रही थी, जा रही थी, वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये देख के लग रहा था, उसको भी मनी मन ये भी लग रहा था कि एक शायद वैश्यावर्दी है। और फिर भी वो वहां से निकलने के बजाय वहां उस दलदल में फंसना धंसने जा रही थी। जब वह उस काम को चालू कर दिया था तब वो अपने साथी जो भी छात्राएं थी, जो साथी दोस्त थे, उनको भी वही यही बताती थी कि एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, आधा घंटा घंटा किसी को कमरे में लेके जाओ, उसके साथ बातें करो और फ्री बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। तब वह अपने दोस्तों को भी उसी काम में अपने साथ ले करना चाहती थी, लेना चाहती थी, और वो वैसा ही किया। उनके दोस्त भी उन्हीं के साथ हो गए और वो सब लोग उसी राह पे चल पड़े कि थोड़ा सा समय के लिए बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और जिससे हमारी जरूरतें भी पूरी हो जा रही है। जब वह वहां पे काम कर रही थी, वो वैश्यावृत्ति में काम कर रही थी, तब उसको लगा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो वह वहां की वो नौकरी छोड़ के अपनी एक वेबसाइट चालू करती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों को भी अपने साथ रखती है, जिससे वो लड़कियों को लड़कों से मिलाती है। और उनका एक मेन मकसद ये टारगेट होता है कि अमीर घर के लड़कों को फंसाओ और उनसे पैसा वसूल करो। धीरे धीरे उनका यही काम चलता रहता है, कहीं समय निकल जाता है और वही उनका काम चालू रहता है। लेकिन फिर उसके बाद में एक मन में ख्याल आता है कि यार 10-20 हजार से क्या हो, कुछ बड़ा किया जाए, उससे भी कुछ अलग किया जाए। तब वह क्या करती है कि जो अमीर लड़कों को फंसाती है और वो अपने पास बुलाती है, अपने घर पे बुलाती है। अपने घर पे बुलाने के बाद उनका वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल भी वैसे करती है, उनको वीडियो दिखाती है, कहती है कि अगर मेरे को मैं जितना पैसा 50-60 लाख जो भी पैसा मांगती हूँ वो दो, नहीं तो ये तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, तुमको बदनाम कर दिया जाएगा। तब वो अमीर घर के लड़के डरते क्या करें, जो जितना पैसा मांगती थी वो दे दिया करते थे और उनसे पीछा छुड़ाते थे। धीरे धीरे उनका काम यही कारोबार चलता रहा और ऐसे करके उसने कम से कम 1000 से 2000 लोगों को ठगा, 1000 से 2000 लोगों को लूटा। ऐसे करके उसने 200 से 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी थी। अभी जब वह हजारों नहीं लाखों नहीं, जब वो करोड़ों में कमाने लगी थी, तभी एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है, उससे बातें होती है। तब वो उसको लगता है कि उसको भी घर पे बुलाया जाए और उसको भी लूटा जाए 50-60 लाख रुपए, तो वो वैसे ही दे देगा जैसे इसको वीडियो बना के वैसे ही निकलवा लेंगे। लेकिन दरअसल वो लड़का अमीर होता ही नहीं है, वो एक गरीब घर का लड़का होता, अमीर होता ही नहीं है। और उसको वो उस चीज का उससे पहले से नहीं मालूम होता कि वो गरीब है, अमीर नहीं है। उसके हाथ से कत्ल हो जाता है, उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, उस लड़के की हत्या हो जाती है। जब उसके पिता के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और कुछ टाइम के बाद जब उसके पिता को बुलाया जाता है, वो मोर्चरी में जब उसकी लाश दिखाई जाती है, तब उसका पिता देखकर उसका जब चेहरा देखता है तो उसकी पहचान नहीं आती, उसकी पहचान हो नहीं पाती है, क्योंकि उन्होंने उस चेहरे को उतना बिगाड़ दिया था कि उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन जो रामेश्वर शर्मा थे, उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया, क्योंकि उसके शरीर पे बहुत सारे ऐसे भी निशान थे, ऐसे भी चिन्ह थे जिसके आधार पर उन्होंने शिनाख्त की कि ये लड़का मेरा ही है। तब रामेश्वर शर्मा रोते हुए कहता है कि एक लड़के का तो पहले ही रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो चुकी है, एक लड़का जो बचा था अब उसको झूठ बोलने की आदत थी, उसको पहले से ही बोला था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना और कभी कुछ भी ऐसा नहीं करना, घर पे जो भी हो सच बताना, लेकिन उसी झूठ ने उसको मार दिया। तब पुलिस उसके लड़के के मोबाइल के आधार पर जब जांच करती है, तब उस लड़के का लोकेशन वहां लास्ट लोकेशन गांधीनगर कॉलोनी में मिलता है। जब वहां की लोकेशन के सर्च के आधार पर किया जाता है, तब गांधीनगर के लोकेशन के आधार पर जब सर्च किया जाता है, तब लास्ट कॉल उसी लड़की से बात की हुई होती है, उसी लड़की से चैटिंग की हुई होती है। तब पुलिस 72 घंटा में उस लड़की और उसके दोनों साथी को 72 घंटों में पकड़ लेती है। जब प्रिया सेठ के घर की तलाशी ली जाती है, जोड़ी जूते मिलते हैं जिसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाओगे। उसकी कीमत 45,000 रुपए थी, जो एक जोड़ी जूते थे। उसको चकाचौंध की जिंदगी रास आ गई थी, उसका रहने का स्वभाव भी वैसा ही हो गया था, अमीरों जैसा हो गया था। और वो तीनों लोग यही कहते थे कि जो महंगी से महंगी चीज जब तक छोटी नहीं लगे, सस्ती नहीं लगे, उतना पैसा कमाना। और वाकई उन्होंने उतना पैसा भी कमाया था और अमीरों को लूटा भी था। जब पुलिस उसको पकड़ के
अदालत लेके जा रही थी, तब वो लड़की हंस रही थी, प्रिया सेठ हंस रही थी। तभी एक पत्रकार ने पूछा कि आपको किए हुए पछतावा नहीं हो रहा है? तब वो कहती है कि ये कौन सा पहला मर्डर था, या कौन सा ये पहला मैंने किसी को मारा था। जो कानून सजा देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रिया सेठ पहले से ही 3-4 मामला में पहले भी जेल जा चुकी थी, लेकिन वो पहले तो जेल से छूटकर आ गई थी, लेकिन इस बार उनको सलाखों के पीछे ही रहना था और वो उनको जेल हो गई थी। तो ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान नहीं करना था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आप लोगों को भी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।